हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। फर्स्ट लेक्चर में हमने काफ़ी चीज़ें आप लोगों को बता दी थी कि कैसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। न्यूट्रिशन के बारे में हमने सारी बातें कर ली थी, ठीक है। आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है रेस्पिरेशन, ठीक है। तो व्हाट इज़ रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो ये जो होता है इसका मेन काम क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की ही लाइन वाइज लाइन हम चलेंगे, यहाँ पे कुछ भी आपको एक्स्ट्रा बताऊंगी नहीं। जिन बच्चों को एनसीईआरटी पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो आपको यहाँ से सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएगी और यहाँ की एक एक लाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से सबसे पहले, ठीक है। ये न्यूट्रिशन लास्ट में मैंने डिस्कस कर लिया है, तो यहाँ पे लिखा है द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में हम जो भी फूड मटेरियल ले रहे थे इज़ यूज्ड इन द सेल टू प्रोवाइड एनर्जी ऑफ वेरियस लाइफ प्रोसेस, ठीक है। जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं उसका मेन मकसद क्या होता है कि वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारे लाइफ प्रोसेस के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है, उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ठीक। एनर्जी जो मिली है हमें यहाँ पर उसको क्या करते हैं, तोड़ने का काम, ठीक है। तो इसका काम कहलाता है आपका रेस्पिरेशन। अब ये कितने टाइप से टूट सकती है एनर्जी, इसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। तो डाइवर्स ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है डू दिस इन द डिफरेंट वे, अलग अलग तरीके से, ठीक है। सम यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कंप्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है आपका C6H12O6, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कई तरीके से डिफरेंट वे में होता है। तो सम ऑक्सीजन ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली प्रेजेंस मतलब यूज़ ऑफ ऑक्सीजन, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर ये ब्रेक डाउन हो रहा है तो ये मेथड आपका दूसरा हो जाएगा। कहीं कहीं ऑक्सीजन की अब्सेंस में ब्रेक डाउन होता है। तो देखिए अगर ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है तो ये कहलाएगा आपका एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन की अब्सेंस है, ठीक है, तो ये आपका कौन सा कहलाएगा, आपका एनएरोबिक, ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और कहीं कहीं हमारी ऐसा होता है कि बॉडी में जो रेस्पिरेशन होता है तो उसमें क्या होता है आपका, कहीं कहीं ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है तो एक एसिड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो 3 टाइप से रेस्पिरेशन का कौन सा होता है, वे होता है, ठीक है। डिफरेंट वे जो है आपका 3 टाइप है मैक्सिमम। तो इस लाइन में यही सब लिखा है, तो आइए एक बार एनसीईआरटी को भी पढ़ लेते हैं। इन ऑल केसेस द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सब इन तीनों केसेस में सबसे पहले ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं जो क्या है 6 कार्बन मॉलिक्यूल। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज का फॉर्मूला मैंने लिखा है C6H12O6, मतलब यहाँ पर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, ठीक है। तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल कॉल्ड पाइरूवेट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, पाइरूवेट कहते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, तो भाई 9th में आपने सेल चैप्टर पढ़ा है, तो ये जैसे सेल होती है तो सेल के अंदर जो लिक्विड भरा होता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये जो सारी रिएक्शन होती है वो सेल के अंदर होती है, कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। द पाइरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो पाइरूवेट होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, यहाँ पर यीस्ट आ रहा है, ठीक है, तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द अब्सेंस ऑफ एयर, देखिए लिखा है यहाँ पर अब्सेंस ऑफ एयर मतलब ऑक्सीजन की अब्सेंस में, इट इज कॉल्ड एनएरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है वो कौन सा कहलाएगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और इसके लिए कौन पार्टिसिपेट करता है, यीस्ट। क्या, किसकी वजह से होता है, यीस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, ठीक है। अब देखिए ये जो जितना मैं रेस्पिरेशन यहाँ आपको यहाँ पर पढ़ा रही हूँ ये सब कहाँ हो रहा है, आपका सेल के अंदर, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन हम पढ़ रहे हैं। तो ब्रेक डाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन टेक प्लेस इन माइट्रोकॉन्ड्रिया। अब देखिए अब ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, ठीक है, ऑक्सीजन यूज़ करा जा रहा है, तो वो वाली प्रोसेस कहाँ पर होगी, आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया में। सेल के ही अंदर एक ऐसा जिग जैग फॉर्म का स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या कहते हैं, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है जैसे एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे बोलते हैं, तो वो कहाँ पर होता है, आपके माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। और अगर पूछेगा कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन तो वो कहाँ हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। तो यहाँ से आपके ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए। नेक्स्ट आइए बात करते हैं, दिस प्रोसेस ब्रेक अप द 3 कार्बन पाइरूवेट मॉलिक्यूल टू गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द अदर प्रोडक्ट इज वाटर,
ठीक है, सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, इट इज कॉल्ड एरोबिक रिस्पायरेशन, इसलिए इसे क्या कहते हैं, एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस इज अ लॉट ग्रेटर देन इन द एनएरोबिक प्रोसेस, ठीक है, जो यहाँ पर जो एनर्जी रिलीज होती है वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा होती है कंपैरिजन टू एनएरोबिक प्रोसेस में, ठीक है, क्योंकि एनएरोबिक प्रोसेस में ऑक्सीजन नहीं थी, एरोबिक जो रिस्पायरेशन है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस है, और यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है ये बहुत कम बनती है, और जो एनएरोबिक जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ पर जो एनर्जी हमें मिलेगी ये बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। समटाइम व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन, कभी कभी जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है इन आवर मसल सेल, अपनी मसल सेल की बात करते हैं, अनदर पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पाइरुवेट इज टेकन, ठीक है, दूसरा पाइरुवेट जो पाथवे होता है जो मैंने बताया था, जिसमें क्या होता है, यीस्ट के फर्मेंटेशन के थ्रू हो रहा था, ठीक है। तो हेयर इज द पाइरुवेट इज कन्वर्ट इनटू द लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज ऑल्सो अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल। पूछेगा अगर लैक्टिक एसिड है तो कितने कार्बन मॉलिक्यूल है आपका, 3 कार्बन, पाइरुवेट क्या है, 6 कार्बन, तो यहाँ पर मैं लिख दे रही हूँ इस चीज़ को, पाइरुवेट मॉलिक्यूल जो है वो क्या है आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, और जो आपका लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड ये कितना है आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ठीक है, तो यहाँ पे 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस बिल्ड अप ऑफ लैक्टिक एसिड इन आवर मसल्स ड्यूरिंग द सडन एक्टिविटी कॉजेस क्रैम्प, जब हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अचानक से किसी एनर्जी की, जैसे हम बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं या हम भागते हैं, तो थोड़ी देर बाद जैसे हम बैठते हैं रेस्ट करते हैं तो हमारे पैरों में जो मसल्स होती हैं वहाँ कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दर्द भी होने लगता है, तो वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि वहाँ पर जो है आपका जब आप भाग रहे होते हो तो जितनी सफिशियंट आपको ऑक्सीजन चाहिए होती है आपकी बॉडी में नहीं मिल रही होती है, इसलिए उस जगह पर क्या होता है आपका लैक्टिक एसिड बनने लगता है, तो इस टाइप के ब्रेकडाउन को क्या कहते हैं आपका, ये वाला ब्रेकडाउन होता है, ठीक है। नेक्स्ट आइए बात करते हैं तो ये किसकी वजह से, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की। अब वही बात जो अभी हमने पढ़ी है थ्योरी में, इसको एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में समझाया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, आप इसके थ्रू भी वो सारी थ्योरी याद कर सकते हो। देखिए ग्लूकोज है 6 कार्बन मॉलिक्यूल इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में मेरी ये रिएक्शन चल रही है, मैंने बताया था, फिर पाइरुवेट बन गया, पाइरुवेट बनने के बाद ये कौन सा है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल है प्लस एनर्जी, सॉरी पाइरुवेट क्या है आपका 3 कार्बन मॉलिक्यूल, ग्लूकोज आपका 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से 3 आपके स्टेप स्टार्ट हुए, 3 स्टेप स्टार्ट हुए, सबसे पहले अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो रही है, फिर यहाँ क्या, यीस्ट, मैंने बताया था ना यीस्ट फर्मेंटेशन में तो क्या बनता है, इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, एनर्जी बनेगी, और जो इथेनॉल है वो क्या है आपका 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये कौन सा रिस्पायरेशन होगा आपका, एनएरोबिक रिस्पायरेशन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरा पाथवे वो क्या है, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल, मैंने भी बताया जैसे रनिंग करते हैं तो जितनी हमें सफिशिएंट ऑक्सीजन चाहिए होती है वो हमें नहीं मिलती उस समय, तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हो रही है, लैक हो रही है, तो क्या बनता है आपका लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी मिलती है, ठीक है। जो थर्ड स्टेप है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसे क्या कहते हैं, एरोबिक, एरोबिक, यहाँ पे क्या हो रहा है, एरोबिक रिस्पायरेशन हो रहा है, ये एनएरोबिक रिस्पायरेशन है, ठीक है। तो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही है। फिर क्या बना यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 निकली प्लस आपका वाटर निकला प्लस एनर्जी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी जो मिल रही है वो कहाँ पर मिलती है हमें, एरोबिक रिस्पायरेशन में मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द सेलुलर रिस्पायरेशन इज इमीडिएटली, अब ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये कहाँ पर इमीडिएटली यूज़ कहाँ होती है, सिंथेसाइज करती है ATP मॉलिक्यूल, ठीक है। ATP का पूरा फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो विच इज़ यूज्ड टू फ्यूल एज अ फ्यूल ऑल अदर एक्टिविटीज़ इन द सेल, एक फ्यूल की फॉर्म में क्या हो जाती है, ये एनर्जी जो होती है ये क्या यूज़ की जाती है जब सेल की अदर एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, आगे का जो प्रोसेस होता है सेल में। इन दिस प्रोसेस ATP इज़ ब्रोकन डाउन, इन दिस प्रोसेस जब ये एक्टिविटी चलती है सेल की तो उस प्रोसेस में ATP क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है, गिविंग राइज अ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी विच कैन डराइव द इंडोथर्मिक रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल, जो क्या होती है फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी देती है इंडोथर्मिक रिएक्शन में, जो क्या होती है सेल के अंदर चलती है, ठीक है। अब यहाँ ATP के बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया है जो कि आपको जानना चाहिए। तो भैया ये ATP कैसे बनता है, ठीक है। ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द मोस्ट सेलुलर प्रोसेस, एनर्जी
करेंसी है, ठीक है, जैसे हमारे यहाँ की करेंसी क्या है, हमारी मनी है, ठीक है, रुपया है, तो उसी हिसाब से क्या होती है सेल के अंदर की जो करेंसी होती है, भाई पैसे देते हो तो आपको आपकी एनर्जी की चीज़ें मिलती हैं, आपको जो भी चाहिए होता है वो सब आपको मिल जाता है। उसी तरह एटीपी भी क्या होती है, सेल की करेंसी है, ठीक है, एनर्जी को क्या करती है, स्टोर करके रखती है। द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन इज यूज्ड टू मेक एटीपी मॉलिक्यूल। जो एनर्जी रिस्पायरेशन में जो रिलीज हो रही है, अभी जो ये 3 स्टेप मैंने बताए थे आपको, एरोबिक, एनारोबिक और एक जो जिसमें लैक्टिक एसिड बनना था, ठीक है, तो इन सब में जो एनर्जी रिलीज हो रही है ये क्या बनाती है, एटीपी मॉलिक्यूल बनाती है फ्रॉम एडीपी। एडीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एडीपी था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट प्लस एक फॉस्फेट और आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे एनर्जी मिली तो एडिनोसिन डाई मतलब दो फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट और मिल गया तो क्या बन गया, ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मतलब यहाँ पे फॉस्फेट के कितने हैं, 3 ग्रुप है, ठीक है। अब आइए पी फॉर क्या है, यहाँ पे फॉस्फेट ये लिखा है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, इंडोथर्मिक प्रोसेस इन द सेल देन यूज दिस एटीपी टू डिराइव द रिएक्शन। जो रिएक्शन चल रही होती है सेल के अंदर उसमें क्या होती है, एटीपी को यूज किया जाता है। व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट मतलब जो ये अलग से लगा हुआ फॉस्फेट है, लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर। ये लिंकेज मतलब जुड़ता है किससे, वाटर से। द एनर्जी इक्विवेलेंट टू द 30.5 किलो जूल पर मोल इज रिलीज्ड। अब एनर्जी कितने जूल पर, ये डेटा जो दे रखा है ये आप चाहो तो याद कर सकते हो, क्योंकि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शायद ये चीज़ पूछ सकते हैं, ठीक है। थिंक ऑफ हाउ अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। सोचिए जो बैटरी होती है वो कैसे आपके जो डिफरेंट काइंड ऑफ, जैसे लाइट जल रही है, फ़ोन की बैटरी हुई, टॉर्च की बैटरी हुई, वो सब कैसे काम करती है, ठीक है। इट कैन बी यूज टू ऑब्टेन मैकेनिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो मैंने अभी बताया आपको, एंड सो ऑन। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज इन द सेल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। उसी तरह जो एनर्जी होती है एटीपी जो स्टोर रहती है वो किसके लिए काम करती है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, प्रोटीन के सिंथेसिस, प्रोटीन के फॉर्मेशन में, एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस एंड मैनी अदर एक्टिविटीज़। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस मतलब होता है कि मैसेज, जो आपका ब्रेन जो मैसेज पहुंचाता है आपके अदर ऑर्गेन्स पे, या जो अदर ऑर्गेन्स जो मैसेज लेकर ब्रेन तक का जाते हैं, इसे कहते हैं आपका नर्व इम्पल्स, ठीक है। कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, तो इस चीज़ को भी चलाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से मिलती है, हमें सेल से मिलती है, ठीक है। कौन से 3 स्टेप थे मैंने बताए थे, कौन से 3 वे में हो सकती है, एरोबिक, एनारोबिक, एंड जो थर्ड वाला था जो इमीडिएटली जो यूज्ड होती है जिसे कहते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड आपका बन रहा था, ठीक है, हमारी किसमें, मसल सेल में, ठीक है, मसल्स में। अब आइए बात करते हैं सिंस द एरोबिक रिस्पायरेशन पाथवे। एरोबिक, जहाँ पर यहाँ पे एरोबिक की बात हो रही है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस है और यहाँ पे एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन। एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज अ सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एरोबिक ऑर्गेनिज्म, उन्हीं के सफिशिएंट ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है इनटेक करने के लिए, ठीक है। वी हैव सीन दैट प्लांट एक्सचेंज गैसेस, प्लांट जो होते हैं गैसेस का एक्सचेंज करते हैं थ्रू स्टोमेटा। फर्स्ट लेक्चर में मैंने स्टोमेटा क्या होता है, कैसे इसकी ओपनिंग क्लोजिंग होती है, सारी बातें आपको बताई थी, ठीक है। जिन बच्चों ने वो वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर उसे देख सकते हैं। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस के बारे में भी थोड़ा सा यहाँ पे बता देते, जैसे ये सेल है और एक सेल ये बगल में है, एक सेल और इधर बगल में है, तो इन 2 सेल के बीच में जो खाली स्पेस होता है ना, इसे कहते हैं हम इंटरसेलुलर स्पेस। इंश्योर दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड, और ये जो सारी सेल होती है किसके कॉन्टैक्ट में होती हैं, एयर के कॉन्टैक्ट में। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। क्या होती है, CO2 एंड O2 का क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। दे कैन गो इनटू सेल्स, ये सब किस में जाते हैं, सेल में अंदर जाते हैं, और वे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर, और क्या, आउट मतलब बाहर की ओर निकलते हैं एनवायरनमेंट की तरफ, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन। जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन है O2 और CO2 की, एक सेल के अंदर से बाहर, बाहर से अंदर की ओर जाना, ये किस पे डिपेंड करता है, हमारे आसपास के इन्वायरमेंट की कंडीशन पर, एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट, और प्लांट को कितनी रिक्वायरमेंट है उस पर डिपेंड करता है। एट नाइट की बात करते हैं, व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस, नाइट में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के लिए तो हमें सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है और वो दिन में ही होती है, ठीक है। अकवरिंग CO2 एलिमिनेशन, CO2 निकलती है, इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन। यहाँ पर सबसे बड़ी क्या होती है, इसकी एक्टिविटी होती है जो हो रही होती है रात के टाइम, ठीक है। ड्यूरिंग द डे के टाइम CO2 जनरेट ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, CO2 बनती है, रिस्पायरेशन इज
यूज्ड अप टू फोटोसिंथेसिस। जब ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जब होता है दिन के टाइम, तो इसमें जो CO2 बनती है वो किस में यूज़ हो जाती है? फोटोसिंथेसिस, प्लांट जो खाना बनाते हैं उसमें CO2 यूज़ हो जाती है, ठीक है। Hence there is no CO2 रिलीज, इसलिए जो दिन के टाइम होती है CO2 रिलीज नहीं करते प्लांट। इंस्टीड ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम। तो इस टाइम क्या होती है, मेजर में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है, ठीक है। एनिमल हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गेन्स फॉर द अपटेक। एनिमल जो होते हैं ये क्या करते हैं, डिफरेंट ऑर्गेन्स होते हैं इनके पास। अपटेक, अपटेक मतलब लेना, ठीक है, ऑक्सीजन को फ्रॉम इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से, एंड फॉर गेटिंग राइड ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, ठीक है, प्रोड्यूस मतलब बाहर निकालना कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर बात करते हैं दो टाइप के एनिमल होते हैं, ठीक है। एक होते हैं आपके मैराइन, ठीक है, दूसरे कौन से होते हैं आपके टेरेस्ट्रियल, ठीक है। तो जो मैराइन होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, पानी के अंदर जो होते हैं, और जो टेरेस्ट्रियल होते हैं वो कहाँ पर होते हैं, धरती या जमीन, ठीक है, जो ज़मीन के ऊपर रहते हैं। अब यहाँ पर दो तरह की बातें हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। मैराइन में जो पानी के अंदर जो एनिमल होते हैं उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए होती है। तो जो पानी के अंदर एनिमल होते हैं उनको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी भाई? अब वो तो बाहर पानी से निकल करके तो एटमॉस्फेयर में जो आपके इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन है उसे अपटेक नहीं कर सकते। तो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो पानी में ही डिजॉल्व रहती है, तो वहीं से वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। अब टेरेस्ट्रियल की बात करते हैं, तो जो ज़मीन पर रहते हैं इनके पास इनका ऑर्गेन सिस्टम खुद होता है, जिसे कहते हैं लंग्स, ठीक है, जिसे कहते हैं आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गेन, जिसका नाम क्या है, लंग्स। अब जो पानी के अंदर एनिमल होते हैं इनके पास कोई ऑर्गेन सिस्टम नहीं होता, तो ये क्या करते हैं, इनके पास भगवान ने इनको स्किन दे रखी है, गिल स्लिट्स पाए जाते हैं इनके पास, तो उससे क्या होता है, इनका गैसेस का डिफ्यूजन होने लगता है, ठीक है। कुछ एनिमल्स तो अपनी स्किन की सरफेस से ही डिफ्यूजन कर लेते हैं गैसेस का। तो यहाँ पर क्या लिखा है, टेरेस्ट्रियल एनिमल कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, बट एनिमल डेट लाइव इन वाटर, जो पानी के अंदर रहते हैं, नीड टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व इन अ वाटर। उस पानी में ही ऑक्सीजन क्या होती है, डिजॉल्व होती है, और वहीं से ये क्या करते हैं, अपनी नीड पूरी करते हैं। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं, सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो कंपेयर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। एयर में जो ऑक्सीजन होती है, एयर, ठीक है, एयर में जो ऑक्सीजन होती है ये बहुत ज़्यादा होती है कंपेयर टू जो वाटर में जो डिजॉल्व होती है, वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है, कम होती है। वही बात जो मैंने अभी बताई वही लिखी है यहाँ पे। अब भाई बात करते हैं द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वाटिक एनिमल, इसलिए जो रेट ऑफ ब्रीथिंग एक्वाटिक एनिमल की ये क्या होती है, मच फास्टर, क्योंकि भैया ऑक्सीजन कम है और उन्हें ऑक्सीजन की तो ज़रूरत है, तो उनकी रिस्पायरेशन रेट बढ़ा दी जाती है, ठीक है। डेट सीन इन द टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, अपने पास तो सफिशिएंट एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी है, अपने पास अपना लंग्स का सिस्टम भी है, तो इसलिए हमारी जो रिस्पायरेटरी रेट होता है वो थोड़ा सा कम होता है कंपेयर टू मैराइन, पानी में रहने वाले ऑर्गेनिज्म के कंपैरिजन में। फिशेस टेक वाटर थ्रू देयर माउथ, जो पानी में मछलियाँ होती हैं वो अपने माउथ से पानी को अंदर लेती हैं, एंड फोर्स इट पास्ट द गिल्स, और कहाँ पास करती हैं, गिल स्लिट्स में, ठीक है, गिल्स जो उनके पाए जाते हैं, वेयर द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन टेकन अप बाय द ब्लड, जहाँ से डिजॉल्व ऑक्सीजन जो होती है वो उनके ब्लड में पहुँच जाती है। अब आइए बात करते हैं टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म यूज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर द रिस्पायरेशन, एटमॉस्फेयर से लेते हैं, दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय द डिफरेंट ऑर्गेन इन द डिफरेंट एनिमल, डिफरेंट एनिमल में डिफरेंट टाइप के ऑर्गेन्स पाए जाते हैं। ऑल दीज ऑर्गेन हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया, जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं ऑर्गेन्स के उनका जो एरिया होता है, सरफेस एरिया क्या होता है, इंक्रीज मतलब बढ़ा होता है, बड़ा, बहुत बड़ा, विच इज़ इन कॉन्टैक्ट विद द ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, जो कहाँ से, एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन होती है उसके कांटेक्ट में वो सरफेस एरिया होता है। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, जिसकी वजह से उनकी सरफेस से कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो जाता है, डिफ्यूजन हो जाता है। दिस सरफेस इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेटेड, वेरी फाइन मतलब बहुत महीन होती है, बहुत पतली होती है और डेलिकेट रहती है। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, सो देयर we have to be passes that we will take air in this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out in this area where the oxygen is absorbed. अब वो कौन सा एरिया है, आइए उसकी बात करते हैं। अब यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से हम सबसे पहले बात करते हैं, इन ह्यूमंस की बात हो रही है, ठीक है। इन ह्यूमंस एयर इज टेकन इनटू द बॉडी
थ्रो द नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल मतलब अपनी नाक के जो 2 छेद होते हैं वहाँ से क्या होती है, उसकी ओपनिंग होती है, वहाँ से हम एयर को अपने अंदर की ओर खींचते हैं। द एयर पासिंग थ्रू द नॉस्ट्रिल इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर्स। नाक के अंदर जो रोए होते हैं, जिन्हें जो बाल होते हैं, वहाँ से जो आपकी एयर, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो एयर के साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी चले आते हैं, तो उनको क्या होता है, फिल्टर करके लंग्स के अंदर पहुँचाने का काम कौन करते हैं, आपके ये फाइन हेयर्स। द पासेज इज ऑल्सो लाइंड विद द म्यूकस। जो पासेज होता है म्यूकस, जैसे कभी कभी कोल्ड हो जाता है या आपको किसी तरह का डस्ट पार्टिकल चला जाता है तो आपको बहुत तेज छींक आने लगती है, फिर आपकी नाक से थोड़ा सा म्यूकस भी निकलने लगता है, तो वो म्यूकस क्या है, म्यूकस की लाइनिंग होती है आपकी नॉस्ट्रिल के किनारे, जो आपकी जो एयर अंदर जा रही है उसको क्या करती है, फिल्टर का काम करती है। ठीक है, तो जो फाइन हेयर्स और जो म्यूकस जो लाइन होती है वो क्या करती है, एयर को फिल्टर करके आपके लंग्स तक पहुंचाती है। फ्रॉम हेयर द एयर पासेस थ्रू द थ्रॉट। थ्रॉट मतलब मुंह के जैसे नाक से क्रॉस करके थोड़ा सा और नीचे आ जाती है, उसे कहते हैं थ्रॉट, एंड इनटू द लंग्स, और उसके बाद से लंग्स में पहुंच जाती है। थ्रॉट है एरिया जो आपकी नॉस्ट्रिल से स्टार्ट होकर के जो आपकी पाइप गई है, वाइंड पाइप, उसे क्रॉस करके आपके फाइनली लंग्स तक पहुंचता है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रॉट। जो कार्टिलेज की रिंग होती है, कार्टिलेज बोनी स्ट्रक्चर होता है जो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, तो उससे क्या होती है, वो कार्टिलेज की रिंग कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, ये क्या होती है, पीछे से खुली होती है हल्की सी। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम समझ लो। ये जो रिंग होती है ये क्या करती है, अब इसी रिंग के अंदर जो है आपकी ये जो वाइंड पाइप, जहाँ से एयर जो होती है, एयर अंदर की ओर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लंग्स हैं, ये नीचे देखिए स्ट्रक्चर है, तो ये क्या करती है, जो कार्टिलेज की रिंग है ये क्या करती है, आपकी जो ये पाइप है, वाइंड पाइप, वो कोलैप्स ना हो जाए, पिचक ना जाए या चिपक ना जाए आपस में, जिसकी वजह से आपका जो एयर है, ऑक्सीजन है, जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन, वो रुके ना। ठीक है, क्योंकि अगर आप सांस नहीं ले पाओगे तो आपके क्या हो सकता है, आपके साथ बहुत गलत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर भगवान जी ने जो है ये कार्टिलेज की रिंग बना कर दी है कि जा बच्चा खुलकर सांस ले, जितनी मर्जी उतना सांस ले, कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम्हारी ये जो पाइप है ये कभी कोलैप्स नहीं होगी। तो क्या लिखा है, दिस इंश्योर डैट एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। कोलैप्स मतलब पिचक जाना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है आपका कुछ रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब देखिए सबसे पहले नासल पैजेस, ये है नाक से, यहाँ से एयर गई अंदर, एयर आने के बाद यहाँ पर आई। ठीक है, यहाँ से आने के बाद ये जो एरिया होता है ये आपका कॉमन एरिया होता है, जहाँ से यहाँ पे आप खाना खा रहे हो तो खाना भी यहीं की ओर आता है, और यहाँ से एयर। अब यहाँ पे आने के बाद दोनों बट जाते हैं। अब ये वाली जो पाइप होती है ये आगे आती है, जिसे बोलते हैं ओइसोफेगस, और जो पीछे वाली पाइप होती है, सॉरी जो इसके जस्ट पीछे होती है वो होती है आपकी ओइसोफेगस, और जो आगे है ये क्या है, आपकी ट्रैकिया। अगर आप इस ट्रैकिया को महसूस करना चाहते हो तो अगर आप अपने हैंड को अपनी गर्दन के पास रखोगे और फील करोगे आपकी गर्दन के पास जो बोनी पार्ट, बोनी स्ट्रक्चर है, वही है आपका क्या है, ट्रैकिया। अगर आप इसको कस के थोड़ा सा दबाओ तो आपकी वॉइस जो है उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट आता है, वाइब्रेशंस आने लगते हैं। ठीक है, तो जो आपकी वॉइस होती है वो कहाँ से होती है, वो आपकी लाइनेक्स, इसे क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स। यहाँ से क्या होता है, यहाँ पे कार्टिलेज के 2 स्ट्रक्चर बने होते हैं, जैसे ही आप बोलते हो तो मुंह से आप सांस लेते हो और यहाँ पर वाइब्रेशंस होते हैं और जो साउंड होता है वो बाहर आता है। ठीक है, ये इतनी इसकी क्या केमिस्ट्री है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं, ये है आपका ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसे कहते हैं क्या, वाइंड पाइप। ठीक है, यहाँ से एयर आपकी अंदर जाती है, उसके बाद फिर ये क्या होती है, फैल जाती है आपके लंग्स में, पास होते होते कहाँ पहुँचती है, आपकी ब्रोंकाई। ब्रोंकाई को कहते हैं ब्रांचेस। ये जो ब्रांच आप देख रहे हो ना, ये है आपकी ब्रोंकाई, और इसके ऊपर जो ये अंगूर लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाते हैं, आपके एल्वियोलाई। ठीक है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, ये कहलाते हैं आपके एल्वियोलाई। अब ये देखिए, ये जो नीचे आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है, आपका डायाफ्राम। ठीक है, ये क्या है, डायाफ्राम। ठीक, अब जब सांस लेते हो और जब आप सांस छोड़ते हो तो ये डायाफ्राम अपना क्या होता है, शेप और साइज़ क्या चेंज करता है। ये क्या जो चीज़ है ये आपको 11th में पढ़ाई जाएगी, इसकी पूरी आपको अच्छे से मैकेनिज्म समझाई जाएगी कि कैसे रिस्पायरेशन होता है। फिलहाल अभी आपकी जो एनसीईआरटी में लिखा है उस पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, विद इन द लंग्स द पासेज डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब। जो पासेज होता है एयर का वो बहुत पतली से पतली, छोटी से छोटी ट्यूब में चला जाता है, विच फाइनली टर्मिनेट इनटू बलून लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड एल्वियोलाई। टर्मिनेट लिखा है मतलब यहाँ मैंने जो आपको अभी स्ट्रक्चर बताया ना, ये बहुत पतली पतली स्मॉल स्ट्रक्चर से गुजर के कहाँ पहुँच रहा है, टर्मिनल पर जो आपकी क्या है, ये छोटे छोटे बलून लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, द एल्वियोलाई प्रोवाइड अ सरफेस वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस कैन टेक प्लेस। ये एल्वियोलाई जो होते हैं यही सरफेस प्रोवाइड कराते हैं, यहीं से क्या होती है आपकी गैसेस का डिफ्यूजन
होता है, ठीक है। ऑक्सीजन अंदर आती है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से बाहर जाती है। द वॉल ऑफ एल्वियोलाई कंटेन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। यहाँ के आसपास बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती है, क्योंकि भैया ब्लड में ही ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करके हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके पहुँचाता है, ठीक है। तो ब्लड ही जो है आपकी बॉडी से पूरा कलेक्ट करके CO2 लेकर आता है, और जो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड में डाल दी जाती है, और ब्लड लेकर उसे पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराता है, ठीक है। तो ब्लड क्या है, आपकी पूरी बॉडी का क्या है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट भी क्या ब्लड ही करता है, ठीक है। एज वी हैव सीन इन एयरलाइन ईयर्स, when we breathe in, we lift our ribs and flatten our diaphragm। जब हम सांस लेते हैं तो हमारे जो रिप्स होते हैं वो थोड़े ऊपर की ओर चढ़ते हैं, और जो डायाफ्राम होता है वो बिल्कुल क्या होता है, फ्लैट मतलब बिल्कुल ऐसा हो जाता है, ठीक है। और जब आप सांस छोड़ते हो, ठीक है, तो रिप्स बिल्कुल रिलैक्स होते हैं और डायाफ्राम कुछ इस टाइप का हो जाता है, जिसे कहते हैं डोम शेप, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है एंड द चेस्ट कैविटी बिकम लार्जर। चेस्ट क्या फूल जाता है एज अ रिजल्ट बिकॉज ऑफ दिस एयर सक into the lung and fills the expand of alveoli। इस वजह से कि आपके एल्वियोलाई भी जो होते हैं, जैसे ये एल्वियोलाई आपने सांस ली, खींचा, तो आपका डायफ्राम क्या हो गया, फ्लैट हो गया, रिप्स आपके ऊपर चढ़ गए, और ये जो छाती होती है वो क्या फूल जाती है। इसकी वजह से एल्वियोलाई क्या होते हैं, फूल जाते हैं। एल्वियोलाई के फूलने का मतलब ये होता है कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन आपकी एल्वियोलाई तक पहुँचे, क्योंकि एल्वियोलाई में जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन जाएगी उतनी आपकी ब्लड में जाएगी, जितनी ब्लड में जाएगी उतनी ही आपको एनर्जी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, फॉर रिलीज इनटू द एल्वियोलाई द ऑक्सीजन इन द एल्वियोलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड, ठीक है। जो ऑक्सीजन होती है वो टेक कर ली जाती है, कहाँ से, ब्लड में पहुंचा दी जाती है। ब्लड वेसल टू बी ट्रांसपोर्ट टू ऑल द सेल इन द बॉडी, और फिर फाइनली बॉडी की जितनी भी सारी सेल है वहाँ तक ये ऑक्सीजन पहुँचा दी जाती है। ड्यूरिंग द ब्रीथिंग साइकिल मतलब हम जब एक बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, ब्रीथिंग साइकिल। व्हेन एयर इज टेकन इन एंड लेट आउट, जब हम एयर को लेते हैं और छोड़ते हैं, द लंग्स अवे कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम। जो लंग्स होता है वो क्या, एक रेजिडुअल वॉल्यूम फॉर एयर, सो डैट देयर इज सफिशिएंट टाइम ऑफ ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब एंड फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिलीज। भैया आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो, ठीक है। तो एक टाइम के बाद अगर आप जैसे आप सांस ले रहे हो और अचानक से अगर आप सांस छोड़ दो तो आपकी जो एल्वियोलाई हैं ये बहुत कोलैप्स कर जाएंगे, पिचक जाएंगे, तो फिर हो सकता है दोबारा आप सांस लो तो ये फूले ना फूले। इसलिए यहाँ पर एक जो वॉल्यूम होता है जो एक एल्वियोलाई को बढ़ाए रखता है, ठीक है, उसका शेप मेंटेन करे रखता है कि ये कोलैप्स ना करे, आपस में चिपके ना, ठीक है। तो उसी को कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम मतलब होता है कि यहाँ पर कुछ एयर जो होती है वो परमानेंट के लिए स्टोर रहती है, कि भैया आप अगर रिस्पायरेशन कर रहे हो, एक बार सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, तो कहीं आप जब तक सांस छोड़ रहे हो तो ये एल्वियोलाई रुक ना जाए, ठीक है, चिपक ना जाए, तो इसलिए कुछ एयर रहेगी, तो आपका जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। When the body size of animals is large, जब एनिमल का साइज का लार्ज होता है, the diffusion pressure alone cannot take care of oxygen delivered to all the parts of the body। बहुत बड़ा एनिमल है तो उसमें जो अलोन सिर्फ ऑक्सीजन है, जो डिफ्यूजन प्रेशर वो नहीं कर पाता अकेले कैरी डिलीवर टू द ऑल द बॉडी। इंस्टीड रिस्पायरेटरी पिगमेंट टेकन अप ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इन द लंग्स एंड कैरी to the tissue way which are deficient in the oxygen before the releasing। कहने का मतलब ये है, बहुत जो बड़ा एनिमल है, बॉडी बड़ी है, तो वहाँ पर जो डिफ्यूजन प्रेशर है, ये जो ऑटोमेटिक चल रहा है वो वहाँ काम नहीं करता। यहाँ बात अब हम लोगों की हो रही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों की बॉडी लंबी है, हम लोग बड़े होते हैं, तो हम लोगों को कुछ ग्रेविटी के अगेंस्ट भी हमारी सेल है, जैसे हमारा ब्रेन है वो हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट है ना थोड़ा सा, तो वहाँ तक भी आपको ऑक्सीजन, उसकी सेल में भी ऑक्सीजन पहुँचानी है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचाई जाएगी, तो इसलिए वहाँ पर एक जो स्पेशल पिगमेंट होता है जिसे रिस्पायरेटरी पिगमेंट कहते हैं, जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये क्या काम करता है, ऑक्सीजन को कैरी करके आपकी पूरी बॉडी के पार्ट्स तक का पहुँचा देता है, ठीक है। इन ह्यूमन बींग्स द रिस्पायरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन विच हैज़ अ वेरी हाई एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। एफिनिटी मतलब ऑक्सीजन जैसे कहीं उसको दिख जाती है ना तो लपक के उसको कस के पकड़ लेता है कि भाई पकड़ लिया, अब इसको छोड़ेंगे नहीं, अब इसको वहीं ले जाकर छोड़ेंगे जहाँ पर इसकी ज़रूरत है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन क्या कर लेता है, उसकी बहुत हाई एफिनिटी होती है ऑक्सीजन को कैरी करने की, ठीक है। दिस पिगमेंट इज प्रेजेंट इन द रेड ब्लड कॉर्पस। रेड ब्लड सेल्स में ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो वाटर में बहुत ज़्यादा सॉल्युबल होती है कंपेयर टू ऑक्सीजन के, एंड हेंस इज मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म इन आवर ब्लड। इसलिए ये हमारे जो ब्लड में जो डिजॉल्व फॉर्म होता है उसमें ये क्या होती है, कैरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ से ख़त्म, कुछ दिया है आपका, इससे जानना चाहिए आपको। इफ़ द एल्वियोलर सरफेस वेयर स्प्रेड आउट, एल्वियोलर सरफेस जो होती है उसको बढ़ा दे, इट वुड कवर अबाउट 80 मीटर स्क्वायर।
80 मीटर स्क्वायर, मतलब समझ रहे हो? अगर ये जो कहने का मतलब है, ये जो एल्वियोलर सरफेस, ये जो छोटे छोटे जो एल्वियोलाई हैं, अगर इनको खोल करके आप इनको बिल्कुल एक स्ट्रेट फॉर्म में अगर बिछा दो एक, तो ये 80 मीटर स्क्वायर का एरिया आपका पूरा कवर कर लेंगे, ठीक है। हाउ मच डू यू थिंक द सरफेस एरिया ऑफ योर बॉडीज़, तो तुम्हें पता है कि अगर ये 80 मीटर स्क्वायर एरिया अगर हम फैला दें अपनी बॉडी में, तो हमारी बॉडी कहाँ जाएगी। कंसाइडर हाउ एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम बिकॉज ऑफ द लार्ज सरफेस अवेलेबल ऑफ द एक्सचेंज टू टेक प्लेस। हमारी बॉडी में जितने भी जहाँ पर ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत है, तो उसको क्या करते हैं, जितना हो सके उसका एरिया छोटा करते हैं और उसकी चीज़ों को बढ़ा देते हैं। इसीलिए जो एल्वियोलाई हैं उन्हें गोल शेप दे करके बहुत छोटे छोटे जैसे अंगूर के गुच्छे होते हैं ना एक ही गुच्छे में, तो उसी तरह से उसको क्या होता है, बिल्कुल एडजस्ट कर दिया गया है, ताकि जो आपकी ऑक्सीजन है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी बॉडी तक का पहुंच सके। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इफ़ डिफ्यूजन वेयर टू मूव ऑक्सीजन इन योर आवर बॉडी, इट इज़ एस्टिमेटेड दैट वी वुड टेक 3 years फॉर अ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन टू गेट आवर टोज फॉर आवर लंग्स। आर यू नॉट ग्लैड व्हेन यू द हीमोग्लोबिन। अगर कहने का मतलब है कि अगर हीमोग्लोबिन हो तो क्या आप खुश हैं। तो भाई हीमोग्लोबिन की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैंने आपको अभी बताई, जस्ट अभी कुछ मिनट पहले बताई है, ठीक है। क्योंकि हीमोग्लोबिन की क्या होती है, एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो इसलिए वो बहुत जल्दी ऑक्सीजन को पकड़ के आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करा देता है। नेक्स्ट यहाँ पर इसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन। भैया टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की तो बल्ले बल्ले है, क्योंकि भाई वो तो धरती पर रह रहे हैं और यहाँ पर जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है ये बहुत ज़्यादा होती है, तो बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन भी है इनके पास, तो ऑक्सीजन ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर जो है एक्वाटिक वाले, ये बेचारे पानी में रह रहे हैं, ऑक्सीजन डिज़ोल्व फॉर्म में है, तो पानी में ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा कम होता है, तो इनको एनर्जी भी थोड़ी कम मिलती है, ठीक है। तो एडवांटेज में अगर बात करें तो टेरेस्ट्रियल वाले मज़े में है, ठीक है, ज़्यादा। What are the different way in which glucose is oxidized to provide energy in the various, 3 वे मैंने बताया आपको, एक होता है एरोबिक, एक एनएरोबिक, और जो तो तीसरा था जिसमें आपका लैक्टिक एसिड बनना था, ठीक है, आपकी मसल सेल में, ठीक। हाउ इज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो ये हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर आपका ट्रांसपोर्ट एरिया पूछे तो एल्वियोलाई से होकर आपके ब्लड के में जाते हैं, और ब्लड में जो आपका हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, और जो ब्लड का में जो डिज़ोल्व होता है, डिज़ोल्व वाटर या डिज़ोल्व जो प्लाज्मा होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जिसे कैरी करके आपका बाहर निकालता है, ठीक है। हाउ द लंग्स डिज़ाइन इन ह्यूमन बींग्स टू मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। लंग्स की डिज़ाइन कैसी है, यहाँ पर लंग्स का आपको डायग्राम बनाना है, उस हिसाब से आपको एक्सप्लेन होगा, ठीक है। तो ये बातें यहीं तक थी। आई होप आपको ये रिस्पायरेशन पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है, पूरी 1 by 1 लाइन सारी कवर करी है। तो ये लेक्चर में आज हम इतनी ही बातें करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट, ठीक है, कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। बॉडी में ट्रांसपोर्टेड क्या है आपका, मैंने अभी बताया था, जो आपकी बॉडी में पूरा इधर से उधर तक का ट्रांसपोर्ट करके ब्लड की सेल तक का पहुंचाता है हर चीज़, मिनरल, न्यूट्रिशन, गैसेस को, वो क्या है आपका ब्लड, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे हम दोनों का, एक प्लांट का और ह्यूमन का, ठीक है। तो ये पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज की बातें यहीं तक। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।